हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एल्केन और हेलो एरीन के नए लेक्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ द हेलो एरीन। मैंने आपको बताया कि हेलो एरीन 3 टाइप की केमिकल रिएक्शन देता है। सबसे पहली रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड रिएक्शन विद मेटल। तो आज के लेक्चर में हम लोग पूरी तरह से डिस्कशन करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, कैसे हेलो एरीन देता है और SN1 SN2 क्यों ये नहीं देता, क्यों SNAR एक स्पेशल टाइप की रिएक्शन ये देता है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो भी 15 से 20 मिनट आपका लेंगे, बट एक नया कॉन्सेप्ट आप सीख के जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आइए डिस्कस करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो एरीन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आता है और एक वीक न्यूक्लियोफाइल को उसकी जगह से रिप्लेस कर देता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या, कोई आए आपको हटा दे, आपकी जगह ले ले, यानी कि सब्स्टिट्यूट कर दिया। और न्यूक्लियोफिलिक का मतलब न्यूक्लियस से लविंग, यानी कि एक न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज जो हाईली रिएक्टिव हो या स्ट्रांग हो, वो आके वीक न्यूक्लियोफाइल को उस पार्टिकुलर रिएक्टेंट से हटा दे और उसकी जगह ऑक्युपाइड कर ले। तो ऐसे टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेसिकली हम बात करें तो नॉर्मली इन जनरल ये रिएक्शन ऐसे होगी कि ये हमारा क्या है, ये हमारा है हेलो एरीन। हेलो एरीन में हम हेलोजन में बार बार क्लोरीन क्यों लेते हैं। आप लोग सोचेंगे सर आपको कितना मजा आता है, क्लोरीन ही लेते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज क्लोरीन जो है बहुत ही आसानी से आपको क्लियर होगा। लेने को तो हम ब्रोमीन भी ले सकते हैं, तो मैटर वो नहीं करता क्या लिए, मैटर ये करता है कि हेलोजन लेते हैं। अब इसकी रिएक्शन किसी स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल से हम कराते हैं, और ये स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इसको इसकी जगह से रिप्लेस करके इसकी जगह पे आ जाता है। यानी कि इन जनरल जो ये रिएक्शन हम बोल रहे हैं कैसे होनी चाहिए, ये ऐसे होती है जो नॉर्मल रिएक्शन होती है किसकी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, और ये क्लोरीन निगेटिव चार्ज। तो ये होनी चाहिए हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द हेलो एरीन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ये रिएक्शन बहुत ही स्लो देता है। कौन, हेलो एरीन। ये रिएक्शन बहुत ही स्लो देता है, और रिएक्शन स्लो क्यों देता है, इसके कल हम लोगों ने 3 रीजन देखे थे। हम लोगों ने 3 रीजन कौन कौन से देखे थे, हम लोगों ने देखा था इसके बहुत सारे रिजोनेंस स्ट्रक्चर, और उसके बाद एक इसका रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो देखा था। बिकॉज आपने देखा था कि इसके पास 3 लोन पेयर होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। और ये क्या करता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट करता है, डबल बॉन्ड आ जाते हैं, इसके चलते ये यहाँ शिफ्ट करता है, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आते हैं। आप देखे होंगे ये निगेटिव चार्ज यहाँ डिलोकलाइज कर रहा था, और आप ये भी देखे होंगे कि यहाँ पे पार्शियली डबल बॉन्ड आ रहा था। यानी कि इनफैक्ट अगर इसका रिजोनेंस हाइब्रिड बनाए तो हम क्या दिखा सकते हैं, इसको ऐसे दिखा सकते हैं। देखिए ये हमारा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कहीं पे ब्रेक हो रहा है, कहीं पे फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसको डिलोकलाइज्ड फॉर्म में दिखा दिए। डिलोकलाइज मतलब पार्शियली बॉन्ड दिखा दिए, कंप्लीट नहीं दिखा रहे हैं कि कहाँ पे है, क्योंकि एक स्टेज पे यहाँ पे बॉन्ड थे, दूसरी स्टेज पे नहीं थे। हम लोगों ने 5 स्ट्रक्चर देखे थे रिजोनेंस के। अगर आपको नहीं याद है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख लीजिए, रिजोनेंस स्ट्रक्चर और रिजोनेंस इफेक्ट वाला, जो अभी हम प्रीवियस लेक्चर डाले हैं। तो ये हुआ, और यहाँ पे भी हम पार्शियली डबल बॉन्ड देखते हैं, और यहाँ पे क्लोरीन है, और क्लोरीन पे हम 2 लोन पेयर यहाँ लेते हैं। 3 क्यों नहीं लेते माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन अगर शिफ्ट करेगा, यहाँ डबल बॉन्ड है तो 2 ही लोन पेयर बचेंगे, और अगर नहीं है तो 3। तो ये हो गया क्या हमारा, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, रिजोनेंस हाइब्रिड। इसीलिए कल मैं बार बार आपको बोला कि रिजोनेंस जो आज हम पढ़ रहे हैं, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा। अब देखिए यहाँ पे पार्शियली डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है, हम यहाँ लिख भी दें, पार्शियली डबल बॉन्ड, पार्शियली डबल बॉन्ड, ये हमारा पार्शियली डबल बॉन्ड है। अब न्यूक्लियोफाइल यहाँ एक ही कंडीशन पे आएगा, कलर दूसरा ले लें आपको और अच्छे से दिखेगा। न्यूक्लियोफाइल यहाँ एक ही कंडीशन पे आएगा अगर ये क्लोरीन अपनी जगह छोड़ दे। क्लोरीन को अपनी जगह छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, और ये बॉन्ड अगर सिंगल है तो आसानी से ब्रेक होगा, बट अगर पार्शियली डबल बॉन्ड है तो आसानी से ब्रेक नहीं होगा। अगर एक लोगों को मार कर आपको भगाना है तो जल्दी से मार सकते हो, बट वो 2 लोग हैं तो आप नहीं मार पाओगे ना। वही चीज यहाँ पे है, जब पार्शियली डबल बॉन्ड है यानी कि इस बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, मोर एक्टिवेशन एनर्जी,
मोर एक्टिवेशन एनर्जी। और जब तक ये बॉन्ड टूटेगा नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, जब तक ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, ये क्लोरीन अपनी पोजीशन छोड़ेगा नहीं। और जब क्लोरीन अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेगा तो ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा और ये बनाएगा। इस रीजन से ये स्लो रिएक्शन होती है। तो पहला रीजन किसके बेसिस पे हो गया, पार्शियली डबल बॉन्ड रिजोनेंस इफेक्ट इसको कहते हैं, रिजोनेंस इफेक्ट। ये सारी बातें हम लोग प्रीवियस लेक्चर की ही अभी कर रहे हैं। और दूसरा रीजन मैंने आपको दिखाया था, थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जा रहा हूं, दूसरा रीजन दिखाया था कि ड्यू टू डबल बॉन्ड यहाँ पे कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि बॉन्ड लेंथ कम होती है और बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। तो जब बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो बॉन्ड टूटेगा ही नहीं। यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ जाती है ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन से इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, बॉन्ड टूटेगा ही नहीं तो क्लोरीन हटेगा नहीं, क्लोरीन हटेगा नहीं तो न्यूक्लियोफिल जुड़ेगा नहीं। और तीसरा एक मैंने बताया था कि इनके बीच जो पोलरिटी चाहिए, जितनी चाहिए बॉन्ड ब्रेक होने के लिए उतनी पोलरिटी भी नहीं रहती, यानी कि लेस पोलरिटी। स्टूडेंट्स मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं कि अगर ये जो मैंने अभी बताया ये आपको नहीं क्लियर हुआ तो प्लीज़ जाके प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिए, और क्लियर हुआ तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये 3 रीजन थे जिसकी वजह से ये स्लो रिएक्शन देता है। अब बात आती है कि ठीक है, हाँ ये स्लो रिएक्शन देता है, इस क्वेश्चन का भी जवाब हमको मिल गया कि हेलो एरीन हेलो एल्केन की तुलना में क्यों स्लो देता है। क्योंकि भैया हेलो एल्केन की अगर हम बात करें, एक बार थोड़ा सा आपको नॉर्मली फिर से डिस्कस कर दें, CH3 ये Cl, ये हमारा हेलो एल्केन है, ये सिंगल बॉन्ड, इसको तोड़ना आसान है। ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यानी कि स्ट्रेंथ इसकी कम है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, इसको तोड़ना आसान है। इसमें पोलरिटी बहुत बढ़िया है, ये माइनस है, ये पार्शियली पॉजिटिव। तो ये तीनों फैक्टर इसमें काम करते हैं, इसलिए ये रिएक्टिव है, इसलिए ये लेस रिएक्टिव है। ये तो हो गया हमारा आंसर। अब हम बात करते हैं कि इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जो मैकेनिज्म होती है, ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म इट इज 2 टाइप, आप सभी जानते हैं। एक होती है हमारी SN1 और एक होती है हमारी SN2। अब SN1 और SN2 को तो हम बहुत डिटेल में आपको पढ़ाए थे माय डियर स्टूडेंट्स कि SN1 कैसे होता है, SN2 कैसे होता है। तो अभी हम देखेंगे कि ना ये जो हेलो एरीन है, ना तो ये SN1 टाइप की मैकेनिज्म देता है, ना तो ये SN2 टाइप की देता है। आप सोचेंगे अरे फिर कौन सी देता है, वही तो हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे। ये SNAR टाइप की देता है। किस टाइप की देता है, SNAR, हेलो एरीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक स्पेशल टाइप है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और अभी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे SN1 और SN2 नहीं देता। तो जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन हम डिस्कस करें कि ये कैसे हेलो एरीन SN1 और SN2 रिएक्शन नहीं देता। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि कैसे हेलो एरीन SN1 रिएक्शन की मैकेनिज्म नहीं दे सकता और SN2 की भी मैकेनिज्म नहीं दे सकता। देखिए कैसे। SN1 में हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स कि सबसे पहले स्टेप में, SN1 2 स्टेप में कंप्लीट होता था। पहले स्टेप में क्या होता था, जो हमारा एल्केन था, जो हमारा हेलो एल्केन था, वो क्या बनाता था, एक कार्बोकेटायन बनाता था इंटरमीडिएट, और उसके बाद देन हमारा न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता था और रिएक्शन कंप्लीट होती थी। सीधे शब्दों में कहें तो ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती थी। पहले स्टेप में क्या होता था, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता था। तो आइए देखते हैं यहाँ क्या होगा। ये हमारा हो गया हेलोजन, और होगा क्या कि जब यहाँ से हम यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लिख दिए, पहले स्टेप में क्या होता था माय डियर स्टूडेंट्स, ये अपनी पोजीशन छोड़ देता था, और जब ये अपनी पोजीशन छोड़ेगा तो यहाँ पे आएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा, और जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता था तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करके जुड़ जाता था। यानी कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करके इस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा देंगे। ये रिएक्शन ऐसे होनी चाहिए, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल। ऐसे ही ये रिएक्शन होनी चाहिए। बट माय डियर स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन मैं बोल रहा हूँ कि पॉसिबल नहीं है। आप सोचेंगे क्यों, क्योंकि ये जो बना इसको कहते हैं फेनिल, इसको कहते हैं फेनिल कार्बोकेटायन। इसको क्या बोलते हैं, फेनिल कार्बोकेटायन। और ये एक अनस्टेबल स्पीसीज है, ये एक अनस्टेबल स्पीसीज है। अब जब इंटरमीडिएट ही अनस्टेबल बना तो रिएक्शन कहाँ से कंप्लीट होगी, क्योंकि इंटरमीडिएट का स्टेबल होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में होती थी। थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए, पहले स्टेप में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता था जो कि इंटरमीडिएट होता था, और दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक अटैक करके रिएक्शन कंप्लीट करता था। बट यहाँ पे क्योंकि फेनिल कार्बोकेटायन is an unstable species, due to this reason this reaction is not possible। आपको क्लियर हुआ होगा। एक चीज मैं और आपको बता दूं,
वहाँ पे आप लोगों ने देखा रहा होगा कि जो SN1 था वो 3 डिग्री कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनाता था, और आपको ये भी पता होगा कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। तो 3 डिग्री बहुत स्टेबल होता था, इसलिए हेलो एल्केन रिएक्शन दे देता था। बट हेलोअरीन के केस में फेनिल कार्बोकेटायन बना जो कि अनस्टेबल स्पीसीज है। ड्यू टू दिस रीजन SN1 मैकेनिज्म इज नॉट पॉसिबल हेयर। अब बात कर लेते हैं SN2 की, यानी कि ये रिएक्शन तो नहीं ही होगी। चलिए ठीक है, यहाँ पे देख ले रहे हैं SN2 की। SN2 रिएक्शन में पीछे से अटैक होता था और एक साथ बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन होता था, क्योंकि SN2 रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट होती थी। SN2 रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट होती थी, उसमें कोई स्टेप फास्ट और कोई स्टेप स्लो नहीं होता था। SN1 में आप लोगों को ये भी पता होगा जो पहला स्टेप था ये स्लो होता था, ये स्लो होता था, इसमें न्यूक्लियोफाइल का कोई योगदान नहीं रहता था, बस इसमें ये क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता था। बट SN2 रिएक्शन में दोनों स्टेप एक ही में कंप्लीट होती थी, बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग एक साथ होता था, क्योंकि वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे पीछे से अटैक होता था। तो चलिए मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, हेलोएरीन है, और इस पे हम बैक अटैक कराएं, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म में आप जाइएगा देखिएगा बैक अटैक होता है। यानी कि अगर हम इस पे बैक अटैक कराएं तो क्या ये पॉसिबल है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया है कि इस बेंजीन रिंग में हाइड्रोजन अंडरस्टूड रहते हैं, और बेंजीन रिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्रुप है, ये बहुत ही बड़ा ग्रुप है। इसको हम बोले तो ये हैवी ग्रुप है। ये क्या है? हैवी ग्रुप। और जहाँ पे हैवी ग्रुप है यानी कि यहाँ पे क्राउडिंग यानी भीड़ बहुत ज़्यादा है, इसका वेट बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये रिपल्सन शो करेगा। जब ये आएगा बैक से अटैक करने, इस क्लोरीन को हटाने के लिए, इस कार्बन पे जब ये अटैक करने के लिए आएगा तो ये रिपल्सन शो करेगा। क्यों? ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब जहाँ पे खूब सारी भीड़ हो वहाँ आप भी जाके एग्जिस्ट होना चाहें तो लोग आपको भगा देंगे, बोलेंगे यार ऑलरेडी यहाँ पे इतने लोग हैं, कहाँ से? एक कमरे में 6 लोग पहले से ही और 7वां आएगा तो बोलेंगे हमको तो वैसे ही दिक्कत है, उसको भगा देंगे। तो ये न्यूक्लियोफाइल जब पीछे से अटैक करना चाहेगा इस पर हेलोएरीन के हेलोजन को हटाने के लिए, तो ये ड्यू टू इट्स बिग साइज ऑफ द बेंजीन इट फील्स रिपल्सन, ये रिपल्सन शो करेगा। और जब ये रिएक्शन रिपल्सन शो करेगा तो आगे होगी ही नहीं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि क्यों ये SN1 और SN2 मैकेनिज्म नहीं देता। अब हम बात करते हैं तो फिर ये देता क्या है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये देता है SNAR मैकेनिज्म। मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देता है SNAR। SN1 नहीं देता, SN2 नहीं देता, तो ये एक स्पेशल टाइप की रिएक्शन देता है जिसको SNAR कहते हैं, हेलोअरीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये कैसे देता है ये देखते हैं। इसकी मैकेनिज्म SN1 से और SN2 से डिफरेंट होगी। यहाँ पे हम ले लेते हैं क्लोरीन और ये हमारा हो गया हेलोअरीन, और एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेना है जो इसको रिप्लेस कर दे। तो हम यहाँ पे OH ले लिए, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन हम कराए तो OH क्या करता है, यहाँ पे जाके अटैक करेगा। जब OH यहाँ पे अटैक करेगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो एक बार आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे कार्बन पे 5 बॉन्ड हो जाएंगे। जो ये कार्बन है यहाँ पे 5 बॉन्ड, एक बॉन्ड ये 2 ये 4, और यहाँ पे OH भी टपक पड़ा। तो जिस तरह से माय डियर स्टूडेंट्स आप 2 शादी नहीं कर सकते, एक शादी किए या तो एक को ब्रेकअप करना पड़ेगा तब दूसरा होगा, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे कार्बन कभी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, एक को ब्रेकअप करना पड़ेगा। तो वो कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेगा? यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉन अपने यहाँ पे शिफ्ट कर लेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज बिल्डअप होगा, आपको ये अच्छी तरह से पता है। तो बनेगा क्या, एक इंटरमीडिएट स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा। आप सोचेंगे SN1 में भी तो सर इंटरमीडिएट बनता था। माय डियर स्टूडेंट्स, वहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनता था वो कार्बोकेटायन होता था, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बनेगा। आप देखिए, तो ये हमारा निगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, और ये हमारा क्लोरीन है, और ये हमारा OH यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। ये हमारा OH यहाँ पे ऐड हो गया, और ये जो बना इसको हमने क्या नाम दिया? इसको हमने नाम दिया कि ये हमारा क्या है, इंटरमीडिएट। अब ये ना तो SN1 मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है ना SN2। अब होगा क्या कि अगले स्टेप में ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा। जब ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा और कोई नया इंसान आएगा तो लोग सोचेंगे नए को एग्जिस्ट करे, पुराने को बोले अब आप जाइए। तो ये क्या करेगा, ये कहेगा ऐसा है क्लोरीन आप निकल जाइए अपने इलेक्ट्रॉन लेकर। तो क्लोरीन के पास तो ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन थे, अपने एक इलेक्ट्रॉन जो इस बॉन्ड में लगाया था उसको लेके निकल गया। और जब उसको लेके निकला तो हमारा बच्चा क्या माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएंगे पार्शियली। तो ये क्या किया, आपको मैंने कल शिफ्टिंग बताई थी, शिफ्टिंग में किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत हो रही है तो वो वीडियो रिपीट करिए आप बार बार। यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ पे बचेगा केवल OH। OH क्यों बचेगा? क्योंकि क्लोरीन को तो निकाल दिया, जब ये आया तो क्लोरीन ही तो निकलेगा। OH अभी अभी आया, ये निकलेगा नहीं। इसने अभी अभी एंट्री की, ये भी नहीं निकलेगा। बचा कौन? सबसे पुराना, वही निकलेगा। अक्सर लोग यही तो करते हैं, नया आता है पुराने को भेज देते हैं। वही मैकेनिज्म यहाँ भी लग रही है। अब देखिए क्या, यहाँ पे क्लोरीन और ये हमारा बन गया फिनाल।
ये हमारा क्या बन गया फिनाल, यानी कि SnAr से हमारा हेलोएरीन, हाँ हेलोबेंजीन भी बोल सकते हैं, हेलोएरीन हमारा फिनाल में कन्वर्ट हो गया। किस मैकेनिज्म द्वारा? SnAr, नॉट SN1 नॉट SN2। अब हम देखते हैं ढेर सारे एग्जांपल जो NCERT में दिए हैं। पूछता है क्वेश्चंस, आपसे कभी एग्जाम में ये नहीं पूछेगा माय डियर स्टूडेंट्स कि हेलोएरीन से SnAr मैकेनिज्म दिखाइए। आपसे कभी ये नहीं पूछेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करिए। ये सब क्लास 11 का टॉपिक है रिएक्शन मैकेनिज्म चैप्टर में। इस चैप्टर में आपसे कन्वर्जन पूछेगा, इस चैप्टर में आपसे रिएक्शन कंप्लीट कराएगा, इस चैप्टर में आपसे ये सारी चीजें पूछेगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि हेलोएरीन से फिनाल का फॉर्मेशन करिए, तो कैसे होगा ये सारी चीजें हम देखेंगे। एक इंटरमीडिएट बनेगा, बाकी डायरेक्ट बनेगा। क्लियर? तो हम कुछ एग्जांपल NCERT में है वो देखेंगे, और एक ट्विस्ट आएगा अभी कि ये तो स्लो रिएक्शन है, ये रिएक्शन भी स्लो है, उतनी तेज नहीं है। तो इस रिएक्शन को तेज करने के लिए हम क्या करेंगे, तो आइए देखते हैं हम क्या करेंगे। जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, देन करते हैं वीडियो को आगे। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने जो SnAr मैकेनिज्म देखी है, वहां पे हमने आपको बताया कि क्लोरोबेंजीन से फिनाल का फॉर्मेशन होता है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आता है रिएक्शन। तो उसी रिएक्शन को जो NCERT एग्जाम्पल से मैंने उठाया, आपके NCERT में वही रिएक्शन दी है, हम उसी को पढ़ेंगे, क्योंकि हमको डायरेक्ट बोर्ड को जो है यहाँ पे टारगेट करना है। हमको इधर उधर की बातें ना पढ़ के डायरेक्ट बोर्ड को टारगेट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लेंगे, एक हम लेंगे हेलोएरीन की रिएक्शन SnAr लगाएंगे। ठीक है, अब ये हेलोएरीन लिए और हमको एक चाहिए क्या, न्यूक्लियोफिलिक जो इसको सब्स्टिट्यूट करे। तो न्यूक्लियोफिलिक के रूप में यहाँ पे NCERT में दिया है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और आपको दिया होगा, देखिएगा ध्यान से, 323 केल्विन और 300 ATM प्रेशर पे जब रिएक्शन कराई जाती है क्लोरोबेंजीन की सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो NCERT में दिया है देन आपको फिनाल मिलता है। तो क्या ऐसे ही फिनाल मिल जाता होगा? नहीं डियर स्टूडेंट्स, कुछ तो कुछ मैकेनिज्म होती होगी। तो मैकेनिज्म तो आपको मैं नहीं सिखाऊंगा, लेकिन ट्रिक तो बताऊं कि कैसे फिनाल बना, तो आप उसी चीज़ को देखिए। ये डायरेक्टली वहाँ पे रिएक्शन दिया, हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। होता क्या है कि यहाँ से देखिए आपको क्लियर होगा, ये जो NaO है ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि O पे 2 माइनस होता है, एक प्लस इसके एक माइनस से तो मान लीजिए कट गया, लेकिन फिर भी इस पे पार्शियली 1 माइनस बचा और इस पे पार्शियली एक पॉजिटिव। अब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, ध्यान से देखिए, यही तो हमने कराया था SnAr में। जब यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, तो फिर ये यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ से वापस वहाँ जाएगा, तो ये क्लोरीन निकल जाएगा, इतना आपको पता होगा ना। तो यहाँ पे क्लोरीन निकला, और ये क्लोरीन निकला तो यहाँ पे जुड़ा क्या, NaO। तो जो इंटरमीडिएट स्टेप आप बनाएंगे जो कि NCERT से गायब है, वो आप क्या बनाएंगे, ऐसे बना देंगे ONA, ये स्टेप बना। अब इस स्टेप में एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि इस स्टेप में ये पार्शियली पॉजिटिव है, ये पार्शियली नेगेटिव, इसको भी ब्रेक करा देंगे। ब्रेक क्या मतलब, आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ। तो ये जो Na है, ये जो यहाँ पे Cl निकला था उसके साथ निकल जाता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, NaCl, और जो यहाँ पे H बचा है, ये H जाके O के साथ जुड़ जाएगा। ये जो H बचा है, ये जो H प्लस बचा है, H प्लस बचेगा ना यहाँ वाला, ये इस O के साथ जुड़ जाएगा, तो इस O के बगल में H आ जाएगा और NaCl निकल जाएगा। तो ये हमारा बना, NaCl निकल गया, इस O के साथ ये H आ गया, और ये हमारा यहाँ पे हम NaCl कर दें। ठीक है, और ये हमारा बना। तो ओवरऑल हमको इससे भी नहीं मतलब, बस हमको फिनाल से मतलब है। तो ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा पूछता है आपसे कि क्लोरोबेंजीन को फिनाल में कन्वर्ट करिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, NaOH को 323 डिग्री केल्विन पे हीट करना है और 300 ATM प्रेशर देना है। देन हमको इंटरमीडिएट ये बनेगा, जो कि उसमें नहीं दिया होगा NCERT में, और ये स्टेप में से हमको Na गायब कर देना है और Cl यहाँ से जो गायब हुआ उसके साथ मिला देना है, यानी NaCl इस रिएक्शन में निकल जाएगा, और जो यहाँ पे H प्लस है, जो यहाँ पे बचा था, इसको O से मिला देना है, और ये हमारा फिनाल का फॉर्मेशन हो गया। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बट स्टूडेंट्स, ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन स्लो होती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि SnAr की जो मैकेनिज्म है ये स्लो होती है। आपके मन में क्वेश्चन आएगा, तो सर ये रिएक्टिव कैसे होगा, इस रिएक्शन की रेट इंक्रीज कैसे होगी? तो वही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में आता है। इस रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करने के लिए आप स्टार लगा के लिख लीजिए, हमको इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप चाहिए, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप की नीड पड़ेगी, और वो भी कैसा इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, जो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो। कल मैंने आपको जब रिजोनेंस पढ़ाया था तो आपको आर्थो पैरा पोजीशन भी एक्सप्लेन की थी, और मैंने बोला था इसका यूज़ आगे पड़ेगा, तो उसका यूज़ अब आ गया है। एक ऐसा इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप ऐड करना है बेंजीन रिंग से, आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप जो हो। जो आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, वो जब आर्थो और पैरा पोजीशन पे ऐड होता है बेंजीन रिंग के साथ,
तो क्या करता है, रिंग को एक्टिवेट कर देता है, यानी कि जो हैलोजन होता है उसको जल्दी से निकाल देता है। रिएक्शन स्लो क्यों हो रही है, क्योंकि ये हैलोजन जल्दी नहीं निकल रहा है, और इस हैलोजन को जल्दी निकलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप को ऐड करना पड़ेगा आर्थो और पैरा पोजीशन पे। एक ऐसा इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लेना पड़ेगा जो आर्थो और पैरा पे अटैक करता हो, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हो। इसका क्या मतलब, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग का ग्रुप मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था क्लास 11 में भी आपने पढ़ा होगा कि कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग होते हैं, जो आर्थो और पैरा पोजीशन पे आते ही अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिंग पर शिफ्ट कर देते हैं और रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं कि जो हमारे रिंग से जिसको निकालना है वो आराम से निकल जाए। रिंग एक्टिवेट करने का मतलब इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। तो कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप हमको जानने होंगे। तो हमारा जो NO2 होता है माय डियर स्टूडेंट्स, NO2 और ये जो CN होता है, ये बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होता है। ये आर्थो और पैरा पोजीशन पे जुड़ते ही रिंग को एक्टिवेट कर देता है, और जैसे ही रिंग एक्टिवेट होगी ये हैलोजन अपनी जगह छोड़ देगा। यानी कि अगर किसी बेंजीन रिंग में आर्थो और पैरा पोजीशन पे हम नाइट्रो या साइनाइड ग्रुप को जोड़ दें या साइनो ग्रुप को जोड़ दें तो वो रिंग एक्टिवेट हो जाएगा, और जो ये नॉर्मल रिएक्शन स्लो हो रही है यही रिएक्शन बहुत तेज होगी। तो क्वेश्चंस आते हैं कि इस रिएक्शन को यानी क्लोरोबेंजीन से फिनाल बनाने के लिए या क्लोरोबेंजीन से फिनाल बनाने के लिए ऐसे कौन से ग्रुप को हम जोड़ दें, किस पोजीशन पे जोड़ दें कि रिएक्शन की रिएक्टिविटी बढ़ जाए, या SNAR में रिएक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं। तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप जो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं उनको जोड़ते हैं बेंजीन रिंग से आर्थो पैरा पोजीशन पर, और जैसे ही वो जुड़ते हैं, क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन को पड़ोसी पर दे देते हैं, तो पड़ोसी पर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है और रिंग एक्टिवेट हो जाती है, और जैसे ही रिंग एक्टिवेट होगी ये क्लोरीन अपनी जगह छोड़ देगा, और यही तो हमको चाहिए। ये जितनी जल्दी अपनी जगह छोड़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी तेज होगी। तो हमको क्या सीधे शब्दों में इसका आंसर है कि एक इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप चाहिए जो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो। याद रखना मेटा डायरेक्टिंग नहीं होना चाहिए। अगर हम इस ग्रुप को मेटा पोजीशन पे जोड़ेंगे तो रिएक्टिविटी पर कोई असर नहीं आएगा, इसलिए हमको इस पे किस पोजीशन पे जोड़ना है, इसको हमको जोड़ना है आर्थो और पैरा पे। मतलब सीधे शब्दों में हम बोलें कि ये हमारा हेलो एरीन है, अगर इसमें हम ये पैरा, ये हमारा आर्थो पोजीशन है, ये मेटा है, ये पैरा है, ठीक है। इस आर्थो पोजीशन पे अगर हम नाइट्रो जोड़ दें, ऐसे हेलो एरीन लें जिस पे आर्थो पोजीशन पे नाइट्रो हो, तो ये रिएक्शन को फास्ट कर देगा। ये अगर जुड़ गया तो ये आसानी से निकल जाएगा, रिंग को एक्टिवेट कर देगा, इसका मतलब यही है। और अगर पैरा पोजीशन मतलब कि ये जो NO2 है, यही NO2 अगर यहाँ जुड़ जाए तो भी ये रिंग को एक्टिवेट कर देगा, यानी कि हैलोजन आसानी से निकलेगा और ये रिएक्शन तेज होगी। तो आप समझ गए होंगे ना कि क्या करने पर इसकी रिएक्टिविटी बढ़ती है। क्या करने पर, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विथड्रा करते हों, ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग पे शिफ्ट कर देता है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाने के कारण ये आसानी से क्लोरीन, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर बढ़ेगी तो इसके जो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन इसको लेके जाने लगेगा, तो बोलेगा जाइए हमारे पास तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन निकल जाता है। और यही जैसे क्लोरीन निकलता है तुरंत ये रिएक्शन होती है। तो अगर दो रिएक्शन आपको दे दी गई, एक रिएक्शन सिंपल ऐसी मिल गई और एक रिएक्शन आपको ऐसी मिल गई जिसमें नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हो, और ये आपको पता है कि नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है, और ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, आर्थो या पैरा पोजीशन पे दे दिया गया, और आपसे कहा गया कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स आप तुरंत बता देंगे कि ये रिएक्शन फास्ट होगी, बिकॉज इसके आने से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर शिफ्ट हो गई और क्लोरीन आसानी से निकल जाएगा, और जैसे ही क्लोरीन निकलेगा जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा यहाँ आके अटैक कर लेगा, और अगर फिनाल बनाना है तो फिनाल बहुत तेजी से बनेगा। तो इतना तो क्लियर हुआ। लेकिन अगर यही नाइट्रो ग्रुप हमारा मेटा पोजीशन पे लग जाए तो रिएक्शन पे कोई असर नहीं होगा। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे नाइट्रो ग्रुप के आने पर इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है SNAR मैकेनिज्म की। तो जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट। कुछ NCERT में रिएक्शन है जो नाइट्रो ग्रुप आर्थो और पैरा पोजीशन पे दिखा के फास्ट रिएक्शन हुई है, उसको हम लोग देखते हैं और पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं उसी रिएक्शन में, जो कि इंक्लूड। माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी देखा था कि कैसे क्लोरोबेंजीन से फिनाल का फॉर्मेशन करते थे, बट वो रिएक्शन स्लो होती थी। मैंने आपको बताया कि जब हम आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग होता है उसको अगर आर्थो और पैरा पोजीशन पे हम जोड़ दें तो रिंग को एक्टिवेट कर देता है और रिएक्शन फास्ट हो जाती है। तो अब हम देखेंगे कि जिसमें पैरा पोजीशन आर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप जो कि एक इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है जो रिंग को एक्टिवेट कर देता है, उसको अगर जोड़ दिए हैं या रिएक्टेंट में वो मिला है तो रिएक्शन फास्ट होगा
और रिएक्शन में क्या बनेगा, क्योंकि कभी कभी कन्वर्जन में आपको ऐसे दे देगा और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देगा, इसको कंप्लीट करिए। तो आपको इतना कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि मैंने यहाँ पे लिखा है द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक एज NO2 साइनो एट आर्थो एंड पैरा पोजिशन इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरिन। तो सबसे पहले तो रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा, रिएक्टिविटी को। यहीं पे अगर नॉर्मल हेलोएरिन की रिएक्शन दी हो तो वो स्लो होगी, बट ये सारी फास्ट होगी। किसके रीजन से? बार बार बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो कि आर्थो पैरा होते हैं और इनको एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए। आगे हो सकता है एनसीईआरटी में आपको ढेर सारे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के एक्सप्लेन किया होगा, बट उतना डीप जाने का मतलब नहीं है, क्योंकि आपके बोर्ड में ये सब आने वाले हैं। वो क्लास 11 की मैकेनिज्म आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप जो कि आपके रिएक्शन मैकेनिज्म चैप्टर से है, वो वहाँ का टॉपिक है, तो वो वहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग। अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन आता है तो आप बताइएगा, बट आई होप अगर कॉन्सेप्ट आप याद करते हैं, ये एक लाइन याद करने से आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएंगी। तो देखिए होता क्या है, आपको ये भी पता है कि हमको क्लोरीन की जगह पे फिनाल बनाना है। कैसे बनेगा हम लोगों ने नॉर्मली अभी एक रिएक्शन में देख लिया। तो सबसे पहले हमको फिनाल बना लेना है ऊपर, और बाकी जो जैसे है वैसे रख देना है, यानी कि यहाँ नीचे ये NO2 लिख देना है। अभी हमारा बना क्या, ये हमारा 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4। इसका जो नाम हुआ वो हुआ 4 नाइट्रोफिनाल। ये क्या बना? 4 नाइट्रोफिनाल। अब कन्वर्जन आ जाता है कि हेलोएरिन से नाइट्रो ग्रुप 4 नंबर पे है, 4 नाइट्रोफिनाल बनाइए। तो आप कैसे बनाएंगे? तो आपको यही वाली रिएक्शन देनी है। अब देखिए इसमें क्या करना है, बस आपको सब में इस क्लोरीन को हटा के OH जोड़ देना है, यहाँ पे OH जोड़ देना है। आप ये देखिएगा रिएक्टेंट सब में सेम है, इन दोनों में और उसमें भी वही था NaOH। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जोड़ देना है NO2, यहाँ पे NO2। एक चीज़ लेकिन हमेशा ध्यान देना, जो NO2 होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स, वो आर्थो पोजीशन पे या तो पैरा पोजीशन पे। तो यहाँ पे पैरा पोजीशन पे है, ये देखिए। तो इसको हम 4 नाइट्रोफिनाल बोले या इसको 4 नाइट्रो पैराफिनाल है ये, ठीक। यहाँ पे ये आर्थो पोजीशन पे है, ये पैरा पे है। तो यहाँ भी मामला बढ़िया है, यहाँ पे फिनाल बन गया और इसका जो नाम हुआ 1 2 3 4 2,4 डाई नाइट्रोफिनाल। इसका नाम हुआ 2,4 डाई नाइट्रोफिनाल। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। अब देखते हैं इसमें, यहाँ पे देखिए किस किस पोजीशन पे है। बस एक ही चीज़ ध्यान रखिएगा कि मेटा पे ना हो, मेटा पे होगा तो रिएक्टिविटी पे कोई असर नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, यानी कि 2 4 6। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा पहले हम बना लें। यहाँ पे ऊपर हम OH जोड़ देते हैं, बाकी जहाँ जहाँ NO2 है उसको एज इट इज़ रहने देंगे, उस पर कोई असर नहीं आएगा, इसको ऐसे रहने दिए। इसका नाम क्या होगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल, ट्राई नाइट्रोफिनाल। और इसी को इंसर्ट में क्वेश्चंस आते हैं TNP का फॉर्मेशन। तो ट्राई नाइट्रोफिनाल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, जब हम 2 आर्थो पोजीशन एक पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाए जो कि नाइट्रो ग्रुप है, तो हमको H2O की उपस्थिति में हीट दिए। सेम यही रिएजेंट है एक प्रकार से। तो हमको ये 2,4,6 नाइट्रोफिनाल मिला, जिसको TNP कहते हैं। और इसका एक और नाम है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हेलोएरिन से कैसे पिक्रिक एसिड बनता है। इसी का नाम है हमारा क्या माय डियर स्टूडेंट्स, पिक्रिक एसिड। तो ये रही हमारी एनसीईआरटी में इंक्लूड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन सारी रिएक्शन में क्लोरीन हट रहा है जो कि वीक न्यूक्लियोफाइल है, और OH आ रहा है जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, यानी कि OH क्लोरीन को रिप्लेस कर दे रहा है। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आई होप आपको क्लियर हुई होगी। मैंने बताया कि उसके पीछे मत परेशान है, अगर आपको शिफ्टिंग आती है तो आप देखे होंगे एनसीईआरटी में एक पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है, वो क्लास 11 का टॉपिक है। आपको बस इससे मतलब है कि ये कैसे रिएक्टिविटी को इंक्रीज करता है, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। तो अगर लेक्चर क्लियर हुआ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और बस एक लेक्चर के बाद या मैक्सिमम 2 लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। नोट्स इसके डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।